मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, नए वर्ष के इस पहले वीडियो में सबसे पहले आपको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सारे सपने इस वर्ष पूर्ण हो और आपको नई नई मंजिलें मिलें। जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा है, आपके मेहनत के बल पर उसकी प्राप्ति हो, यही रेनेसा आईएएस और हमारी कामना है। बस आप लोग मेहनत करते रहें, गाइडेंस की टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए रेनेसा आईएएस आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। आज जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वह जेपीएससी के मुद्दे पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और वर्तमान में जब जेपीएससी की वैकेंसी आने की संभावना बढ़ी है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और नव वर्ष पर कुछ हमारे मन में भी विचार उत्पन्न हो रहे थे, तो सोचा कि चलो आज जो है बेहतर अवसर है, बेहतर दिन है, नए वर्ष हैं। आप लोग भी, अधिकांश लोग आप में से संडे होने के कारण छुट्टी पर भी होंगे, तो आज डिस्कशन के लिए उचित समय था। और कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं पिछले 10-15-20 दिनों में, जिस पर भी हल्की फुल्की चर्चा कर लेनी आवश्यक थी। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रांची में छात्रों का आंदोलन हुआ और पहली बार कहा जा सकता है कि सरकार छात्रों के आंदोलन से दबाव में देखी। शीतकालीन का एक और सत्र चल रहा था, दूसरी ओर अपने अधिकारों को लेकर राज्य के राजधानी के सड़कों पर यहाँ के अभ्यर्थी थे, क्योंकि हजारों पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाएं रद्द हो गई थीं और सरकार पर भी दबाव था। अंततः सरकार को अपने प्रतिनिधि भेजने पड़े। उनका भी रुख जो था सकारात्मक रहा है। उन्होंने अभ्यर्थियों से 3 माह का समय मांगा है। जो अभ्यर्थियों के द्वारा मुद्दे उठाए गए थे, पहले तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सॉल्व किया, और ये दूसरा स्तर था जब सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया कि 3 महीने के अंदर जो है हम लोग आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, एक सकारात्मक है कि सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से बातचीत तो किया। आपका सकारात्मक आंदोलन निश्चित रूप से इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो कभी कभी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। जहाँ तक जेपीएससी की कमेटी का बात है, तो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है जो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेगी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक कमेटी बनी थी, तो स्पेशली नियमावली और सिलेबस को लेकर के ही था, लेकिन उस संदर्भ में सरकार ने न ही उसका रिपोर्ट के संदर्भ में सरकार ने कुछ जानकारी दिया है, और न ही रिपोर्ट आया न आया, समाचार पत्रों से भी पता नहीं चला है। तो उस मैटर को अब समाप्त है समझिए। लेकिन इधर जो नई 3 सदस्य समिति बनी है, तो यहाँ पर कार्मिक विभाग के भी सचिव, वित्त विभाग के भी सचिव और एक पर्यावरण विभाग के सचिव जो हैं वो अध्यक्ष हैं। तो कार्मिक विभाग के सचिव वंदना डांडेल जो हैं वो भी सदस्य हैं। इससे इस कमेटी के महत्व को आप समझ सकते हैं, है ना, कि सरकार जेपीएससी के मुद्दे पर संभवतः अब गंभीर हो चुकी है। और इस कमेटी के जो गठन की अधिसूचना थी उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 15 दिनों के अंदर कमेटी को अपनी सिफारिशों को देना है। यह भी आपके लिए सकारात्मक है, क्योंकि सरकार को शायद अब हड़बड़ी है कि जल्द से जल्द 11वीं जेपीएससी की वैकेंसी आ जाए और छात्र जो जेएसएससी के मुद्दे पर काफ़ी असंतुष्ट हैं, कम से कम एक ऑप्शन तो स्टूडेंट्स को मिले, क्योंकि जेएसएससी में अभी भी कई तरह की बाधाएं हैं और सारे के सारे सरकार के हाथ में ही हैं। लेकिन जेपीएससी में इस तरीके के कोई भी बाधा नहीं है। तो 15 दिनों के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसमें कुछ दिन और लगेंगे सरकार को अध्ययन करने में। उसके बाद वैकेंसी आ जानी चाहिए जनवरी लास्ट या फरवरी में, ठीक है। यानी कि आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो आखिर कमेटी किन किन मुद्दों पर विचार कर सकती है? पेपर में तो बहुत कुछ आया है, तो उसी के आधार पर इस पर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया जाएगा या नहीं, यह पहला मुद्दा हो सकता है, क्योंकि यह विवाद का कारण रहा है 4थी जेपीएससी सिविल सेवा के बाद से। 5वीं में भी इस पर विवाद हुए, 6ठी में भी विवाद हुए, अंततः 7वीं में भी
विवाद हुए। पिछले तीनों सिविल सेवा परीक्षाओं में इस पर विवाद हुए हैं। तो इससे संभवतः सरकार सॉल्व करना चाहती है। कोर्ट ने भी क्लियरली कहा है कि इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार, आरक्षण देना नहीं देना पूरी तरह से सरकार के हाथ में है, उसको निर्णय लेना है। लेकिन नियमावली में जो रहेगा उसके अनुसार हम लोग निर्णय देंगे, है ना। आपके हाथ में कानून बनाना है, बनाइए, इसमें कोई मना नहीं है। जो भी आरक्षण देना है नहीं देना है पहले ही क्लियर कर दीजिए। तो ये पहला मुद्दा हो सकता है। दूसरा मुद्दा जो हो सकता है उम्र सीमा। चूँकि आपको पता है अगर कंप्लीट भी देख लिया जाए 2003 से 2022 तक में ओनली 7 सिविल सेवा परीक्षाएं हुई हैं, उसमें भी सारे के सारे विवादित रहे हैं, है ना। तो 2016 के बाद 2021-22 तक जो है आपका एग्ज़ाम चला है, ठीक है। तो एक एक एग्ज़ाम जो है लंबे लंबे समय तक चलते हैं। और सीजीएल का फाल देख ही रहे हैं, 2015 से चल रहा है, बार बार नियमावली बन रहा है, एग्ज़ाम एक आध बार हुआ भी है लेकिन रद्द हो जाया करता है। तो हर तरफ जो है संभावनाएं सीमित, काफ़ी संभावनाएं, यहाँ के अभ्यर्थियों को बहुत ही सीमित संभावनाएं मिली हैं पिछले 8-10 वर्षों में। तो निश्चित रूप से उम्र सीमा में ये छूट के हकदार हैं। जहाँ तक अभ्यर्थियों की मांग है कि 5 वर्षों की छूट मिलनी चाहिए, हालांकि कम ही इन्होंने मांग की है, लेकिन सरकार 3 वर्षों पर तो अभी फिलहाल राजी है। क्लियर। तो 2021 से भी अगर आप पीछे जाते हैं 3 वर्ष, तो 2018 तो कन्फर्म है। अगर 5 वर्षों पर रेडी हो जाते हैं तो 2017 हो जाएगा। क्लियर। अब आज से 2023 का प्रवेश हो चुका है, तो 2018 या 17 जेपीएससी के लिए अगर अधिकतम उम्र सीमा रखा जाता है तो फिर छात्र इस मुद्दे पर तो संतुष्ट हो जाएंगे। इसकी प्रबल संभावना है कि सरकार इस पर मान सकती है। अगला जो मुद्दा है कि प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी छात्र बैठते हैं तो सीटों की कुल संख्या का कितना गुना जो है मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिलाया जाए। मान लीजिए 100 सीट है तो वर्तमान में जो रूल है 15 गुना अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। उस हिसाब से 1500 कैंडिडेट बैठेंगे हर 100 सीट्स के लिए। तो इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? तो इसमें दोनों संभावनाएं विद्यमान हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों घोषणा किया था, आपको याद है, हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कि जेपीएससी प्रीलिम्स अगर पास करते हैं कैंडिडेट्स तो उनको मुख्य परीक्षा के लिए 50,000 की मदद सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। जहाँ तक आईएएस प्रीलिम्स पास जब झारखंड के अभ्यर्थी करेंगे तो उसके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है कि जो आईएएस पीटी पास करेंगे उनको 1 लाख रुपया मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगा। यानी कि उसमें और भी बहुत शर्तें हैं, सभी लोगों को नहीं मिलेगा, यहाँ भी तो शर्त रहेंगे। तो अगर यह योजना जेपीएससी के लिए लागू होता है तो 12-13 गुना हो सकता है। क्लियर। सीटों के 10 गुना भी हो सकता है। लेकिन अगर यह योजना लागू करने का विचार नहीं होगा, या तो 15 गुना पर ही रह सकता है या 1-2 17-18 गुना भी किया जा सकता है। इंतजार कीजिए उसके लिए क्या सिफारिश आता है। ये तो हुआ। और अगला स्टेज जो है कि आखिर इंटरव्यू में कितने गुना टोटल जो सीट्स क्रिएट हुए हैं उसके कितने गुने अभ्यर्थियों को कॉल किया जाए। तो वर्तमान में जो आपका नियमावली है 2.5 गुना, तो उसको तो 2 गुना नहीं किया जाएगा, ये कन्फर्म है। या तो 2.5 गुना रहेगा यथावत, या फिर 3 गुना रखा जा सकता है। चौथा जो यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है, रोस्टर वगैरह क्या होना चाहिए, आरक्षण का रोस्टर, उससे भी क्लियर करेगी कमेटी ताकि इस मुद्दे पर विवाद ना हो। उसके अलावा सिलेबस के संदर्भ में भी बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं, हालांकि इसमें किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है। जैसे साहित्य को ऑब्जेक्टिव किया जाना, तो इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है कि ऑब्जेक्टिव किया जाएगा साहित्य को। हालांकि बीपीएससी के द्वारा ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव किया जा चुका है, अब उसके प्रभाव में आ जाए तो अलग मैटर है, लेकिन संभावना कम है यहाँ पर। और एक संभावना है कि प्रीलिम्स में रोड सेफ्टी इत्यादि को जोड़ा जाना, एक कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होगा, जोड़ दिया जाता है तो अगर एक आध टॉपिक इधर उधर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि सिलेबस में कोई आमूल-चूल बदलाव होने वाला है। ठीक है, तो यही सब आपके रिपोर्ट में थे और रिपोर्ट में आ सकते हैं। क्लियर। 10 दिन और वेट कीजिए, 3-4 दिन गुजर ही चुका है, 10-12 दिन और वेट कीजिए। और इसके बाद जो अब आती है बात, वैकेंसी तो अब आनी ही है ना। क्यों? क्योंकि अगले साल चुनाव का वर्ष होने वाला है।
प्रथम छमाही में यानी कि जून से पहले जो है आपके लोकसभा के चुनाव होंगे और जून के बाद जो है विधानसभा के चुनाव झारखंड में होंगे। तो 24 का वर्ष जो होगा चुनावों का वर्ष होगा। हेमंत सरकार के पास भी समय नहीं है। अगर इस वर्ष जेपीएससी की नियुक्ति नहीं दे पाई तो फिर वो नियुक्ति नहीं दे पाएगी। जनवरी फरवरी तक इसको अगले साल नियुक्ति दे देना है नए अधिकारियों को, अन्यथा अभ्यर्थियों के समक्ष फिर जेपीएससी के संदर्भ में सरकार किसी भी तरह के दावे को करने की स्थिति में नहीं रह सकेगी। इसलिए सरकार की भी मजबूरी है। उम्र सीमा में छूट भी सरकार की मजबूरी है। पिछली बार नई नई सरकार थी, 5 साल दूर थे लगभग चुनाव, है ना, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। चुनाव बस अगला वर्ष है। क्लियर? इसलिए आपको छूट भी मिलेगा, निश्चिंत रहिए। अब आपके पक्ष की बात करते हैं थोड़ी सी। तो सरकारी पक्ष और आयोग के पक्ष की बात हुई कि जो भी इंतजार कर रहे हैं और अलग अलग एग्जाम्स में फंसे हुए हैं और उनकी इच्छा है कि जेपीएससी को देना है, तो अब मत लेट कीजिए। अगर पास करना चाहते हैं तो अब लेट करेंगे तो फिर 11वां जेपीएससी को तो भूल जाइए, उसका अगला जेपीएससी का तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अभी से आपको उचित स्ट्रेटजी बनाना होगा और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। दुविधा से निकल कर, दुविधा जो है आपको तबाह करके रख देगा। सीजीएल में आपको तैयारी कभी करने का इच्छा करता होगा, कभी बीपीएससी, कभी आईएएस, है ना। जेपीएससी देना है तो पहले इसके सिलेबस को अच्छी तरह से फिनिश कर लीजिए, उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम में हाथ डालना है। ऐसे भी आपको किसी एक जगह ही सर्विस करना है, 2-3 जगह तो सर्विस करना है नहीं कि हर जगह का तैयारी करके अपना एनर्जी को बर्बाद करते रहें। एक जगह टारगेट कीजिए और उसको फिनिश कीजिए। और ये भी मत सोचिएगा कि अब जो है ओरिजिनल, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ कि 11वें जेपीएससी के लिए अब हम ओरिजिनल बुक लेकर के, या फ्रेशर कैंडिडेट हैं ओरिजिनल बुक लेकर के पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। हाँ, अगले जेपीएससी के लिए आपको करना है तो फिर समय है कि ओरिजिनल बुक को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब समय कम होता है तो फिर अच्छी तरह से खुद से स्टडी करना फ्रेशर कैंडिडेट के लिए लगभग असंभव हो जाता है। ऐसी गलती ना करें। ठीक है, जिनको भी आवश्यकता पड़ती है कि गाइडेंस लेना है, रेनेसा आईएएस से आप जुड़िए, वहाँ बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ इस तरीके से वहाँ पर फॉर्मेट बनाए गए हैं क्लासेस के। घर में रह के आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है, आने जाने का आपका समय बचेगा। देखिए, जेपीएससी देना है तो जेपीएससी को तैयारी कीजिए, अन्यथा भूल जाइए कि इसमें अंतिम सफलता मिलने भी वाली है। ठीक है, प्रसिद्ध शिक्षक जो हैं सिविल सेवा के विकास दिवकृति, उन्होंने भी कहा था कि जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है आईएएस से भी टफ है और आईएएस का एग्ज़ाम जो है पूरे विश्व में सबसे टफ माना जाता है। तो जेपीएससी की स्थिति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसे मजाक में मत लीजिए, तैयारी करना है अच्छा से कीजिए। दूसरा एग्ज़ाम करना चाहते हैं तो दूसरे एग्ज़ाम का अच्छा से तैयारी कीजिए, निर्णय स्ट्रांगली लीजिए। ठीक है, ये तो आपका हुआ कि आपको किस तरीके से संकेंद्रित होकर के जेपीएससी की तैयारी करनी है अगर वास्तव में आप सफलता चाहते हैं। इसके अलावा सिलेबस की अगर बात की जाए तो एक तो साहित्य पेपर है मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पत्र हैं, जिसमें एक झारखंड पेपर है। सेकेंड पेपर में भी झारखंड का 15 क्वेश्चन एवरेजली करंट वगैरह मिला करके आ ही जाता है। तो 115 क्वेश्चन हो गए, यानी कि उसका कितना महत्व है झारखंड सेक्शन का, 230 मार्क्स। उससे उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मात्र इससे 85 क्वेश्चन जो है बाकी सेक्शन से आते हैं, जो सामान्य अध्ययन आप कर सकते हैं। यहाँ करंट अफेयर्स कंप्लीट दिया जाता है रेनेसा आईएएस के स्टडी मटेरियल सेक्शन में। जहाँ तक मुख्य परीक्षा का सेक्शन है तो एक तो पेपर क्वालिफाइंग है, जिस पर विवाद हुआ था 6ठी जेपीएससी में, हालांकि उसका मार्क्स अब जुड़ेगा नहीं, क्लियर कर दिया है जेपीएससी ने। उसके बाद जो आपका अगला पेपर आता है वह है साहित्य पेपर। यहाँ बहुत बुद्धिमानी से चयन कीजिएगा, इमोशनल होकर के चयन नहीं करना है कि हमारा हिंदी इंग्लिश अच्छा है, ये वो नहीं। जिसमें आपका रिजल्ट ठीक ठाक रहा है, ठीक है, खोटा हुआ, नागपुरी हुआ, संथाली हुआ, स्थानीय लोक भाषाएं जो हैं, अगर उसका ज्ञान है तो उसी को चयन कीजिए, उसी को प्राथमिकता दीजिए। अगर नहीं है, असंभव है लगभग, तो फिर हिंदी इंग्लिश वगैरह भी चयन कर सकते हैं। लेकिन इन भाषाओं का, किसी भी भाषा का चयन आप करते हैं तो उसका भी तैयारी जो है आपको पहले हो जाना चाहिए।
प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद आप तैयारी करने बैठेंगे तो तैयारी करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि जीएस पेपर का भी, चारों जीएस पेपर को भी रिवीजन करना रहेगा। पहला जो है इतिहास और भूगोल का जीएस पेपर, इसमें टोटल 8 खंड हैं, इतिहास के 4 खंड और भूगोल के 4 खंड। ये बहुत ही मेरे विचार से एक टफ पैटर्न है जेपीएससी का, इतिहास और भूगोल का सेक्शन। हर 8 सेक्शन से एक एक प्रश्न रहेंगे और सिलेबस तो विशाल है, पूछिए मत, है ना। तो हर सेक्शन से एक एक रहेंगे, यानी कि आपके पास एक ही मौका होगा। जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो कहानी खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कोई भी 2 सेक्शन पकड़िए, क्योंकि 4 सेक्शन, 8 सेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। इतिहास का 2, ज्योग्राफी का 2, को टोटल 4 सेक्शन को 100% आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। हालांकि जो सर्विस वाले हैं उनके लिए मैंने टारगेट दिया है कि शुरू में टारगेट टॉपिक्स को कर लें, लेकिन कोशिश करना है कि सारे के सारे टॉपिक्स 8 में से 4 सेक्शन के कर लिया जाए। रहा 2-2 सेक्शन, तो उसमें जो उसमें सिलेक्टेड कुछ पार्ट्स आपको कर लेने चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है, कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स जरूर कर लीजिए, इससे आप सुरक्षित हो जाएंगे इस पेपर में। तो 4 क्वेश्चन है, तो टाइम मैनेजमेंट विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 700 से 750 वर्ड, 800 वर्ड तक आप लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और जो उसके बाद पॉलिटी एंड लोक प्रशासन आता है, यहाँ पर टोटल 4 सेक्शन है। तो 4 सेक्शन में पॉलिटी या लोक प्रशासन, जहाँ आपका ज़्यादा कमांड फील होता है, उसको जो है स्ट्रांगली तैयारी कर लीजिए और दूसरे सेक्शन में सिलेक्टेड कर लीजिए, है ना। छोड़ना किसी सेक्शन को नहीं है, साथ में जेपीएससी को पैटर्न देखते हुए, क्योंकि फिर छठी की तरह अगर पैटर्न कर दिया, दोनों से अनिवार्य हो गया, तो फंस जाइएगा। छोड़ना किसी को नहीं। लोक प्रशासन के क्लासेस शुरू हो गए हैं रेनेसा आईएएस में भी। नेक्स्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स निश्चित रूप से बहुत टफ सेक्शन है, क्योंकि अधिकांश के लिए एक समस्या बना हुआ रहता है सब्जेक्ट, अधिकांश कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ मार्क्स के लिए कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए जनरल इकोनॉमिक्स का, और मार्केट में जितने भी बुक्स उपलब्ध हैं यह कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पाता है। समस्या होती है कि जो जब राइटर्स बुक लिखते हैं वो भूल जाते हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ना भी है, स्टडी भी करना है। इसमें सिविल सेवा के भी स्टूडेंट्स हैं, है ना। वो बस बुक्स की तरह लिख देते हैं, यही समस्या हो जाता है खास करके सिविल सेवा के स्टूडेंट्स के लिए। बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए समस्या नहीं होता है। तो अगर राइटर्स के द्वारा ध्यान रखा जाता कि हाँ पढ़ना भी है, इसे लिखना भी है, स्टूडेंट्स को तैयारी भी करनी है, एग्ज़ाम भी लिखना है, तब शायद अलग स्वरूप में आपके बुक्स दिखते अलग अलग सब्जेक्ट्स के। लेकिन राइटर्स में थोड़ी सी भारत में समस्या है, जिसके कारण आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इकोनॉमिक्स का मैंने अपनी ओर से तो समाधान कर दिया है। इकोनॉमिक्स के टोटल जो 4 सेक्शन हैं, 4 सेक्शन के प्रत्येक सेक्शन से 2-2 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें एक एक प्रश्न आपको करना है। क्लियर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर लगभग सारे सिलेबस पर 60 से 75% सिलेबस पर आपको तो कमांड रखने ही होंगे, अगर 4 क्वेश्चन को कवर अप करना है, ठीक है। और कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। रहा बात साइंस का, इसमें 5 सेक्शन हैं, जहाँ हर जगह 4-4 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स का लिखना था, यहाँ 32 मार्क्स का 5 क्वेश्चन लिखना है, यानी कि 160 मार्क्स। यहाँ भी 5 सेक्शन से 2-2 प्रश्न रहेंगे। हालांकि कुछ सेक्शन जो है इसके बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन लाइफ साइंस जैसे सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी और गहराई से स्टडी करना होगा। सिर्फ एनसीईआरटी के आधार पर आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा व्यापक अपने स्टडी को बनाना होगा, तब जेपीएससी के सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पक्ष होता है ऑब्जेक्टिव का। क्लियर। ऑब्जेक्टिव में जेपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि यह पूरे सिलेबस से रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको जैसा कि पता है 4 जीएस पेपर में रहते हैं, चारों जीएस पेपर में 40-40 मार्क्स के रहते हैं, 160 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अगर यहाँ पर आप 60 से 70 के बीच स्कोर कर लेते हैं
तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। इसका पूरा ध्यान जो है रेनेसां आईएएस में रखा जाता है। इसलिए सिलेबस को चाहे इकोनॉमिक्स हो या साइंस हो 90% तक कवर कराया जा रहा है, ठीक है। और उधर जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसके जो बचे खुचे 4 सेक्शन हैं उसके प्रीलिम्स के नोट्स में ही कंप्लीट करा दिए जाते हैं ताकि मुख्य परीक्षा में समस्या ना हो। प्रीलिम्स में इस तरीके से कंप्लीट नोट्स दिया जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, कि मुख्य परीक्षा के लिए एक और बेस का काम करे और दूसरा उद्देश्य जो होता है कि ऑब्जेक्टिव में जो है सपोर्ट करे। इसी तरीके से आपको स्टडी करनी है। बुक के जंजाल में न फंसें, एक ही मटेरियल को बार बार स्टडी करना है, न कि बार बार अपने स्टडी मटेरियल को बदलिए। इस दुविधा से भी आपको निकलना होगा। एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है नहीं करना है सारा प्लानिंग पहले हो जाना चाहिए। आपका सिनॉप्सिस रेडी होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं, आपके कंटेंट में कुछ कमी रह गई है, करेंट के साथ अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे। मैप, डायग्राम, प्रेजेंटेशन इत्यादि की जानकारी आपको नहीं है तो मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे। इन सब को अगर किन्हीं में भी प्रॉब्लम है तो अभी सुधारने का समय है। आफ्टर प्रीलिम्स बहुत कम समय मिल पाता है, याद रखिएगा। बहुत हड़बड़ी में एग्ज़ाम होगा, इस बार भी निश्चिंत रहिए। तो पास करना है तो आपको सारे चीज़ों पर बहुत सावधानी रखना होगा। किसी भी एक क्वेश्चन को अगर हम एक पेपर को लेते हैं तो 4-4 क्वेश्चन होते हैं, चारों के बीच हमको मैनेज करना है समय, ठीक है, कि 3 घंटा में ऑब्जेक्टिव के साथ वो चारों क्वेश्चन लिख लिया जाए। साइंस में 5 होते हैं तो उसको मैनेज करना है। साइंस में वर्ड लिमिट है, इधर वर्ड लिमिट नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है कि यहाँ पर कितना वर्ड लिमिट रखा जाए। तो ये तो 4 क्वेश्चन की बात हो जाती है कि चलो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का लिखे, आप 4 क्वेश्चन को मैनेज करना है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर भी आपको मैनेज करना है। यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, उसमें क्या डिमांड किया गया है, उसके अनुसार किस पार्ट को कितना महत्व देना है, उसके अंदर भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का। अगर 2 से 3 पार्ट में प्रश्न बटा हुआ है तो सारे पार्ट के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन के एक पार्ट को बहुत ज़्यादा आपने डील कर दिया, दूसरे पार्ट के लिए समय नहीं मिला। क्वेश्चन के अंदर भी आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, वर्ड मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सब विदाउट प्रैक्टिस जो है संभव है ही नहीं, ठीक है। इसलिए सिविल सेवा में आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने साथ होता है, इसको याद रखिएगा। आपने बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस किया है अपनी तैयारी के दौरान, एग्ज़ाम हॉल में जो है आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अगर एग्ज़ाम से पहले आपकी प्लानिंग मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो सिविल सेवा का कोई भी प्रश्न आ जाए आपके लिए समस्या हमेशा बना रहेगा। प्रश्न इजी आते हैं लेकिन उसका लिखने का तरीका इतना आसानी से नहीं आता है किसी के लिए भी, है ना। जो बहुत मेहनत करते हैं वही लिख पाते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करनी थी, इंतज़ार कीजिए कमेटी की रिपोर्ट का। जहाँ तक एसएससी सीजीएल वाले की बात है, सरकार के हाथ में है ना। वो चाहे तो 60-40 के आधार पर सामान्य नियमावली बना करके एग्ज़ाम का फटाफट आयोजन कर सकती है ना। 40% में कैसे झारखंडी अधिक से अधिक आए वो सरकार के हाथ में हो, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। और फिर ऐसा कोई नियमावली जो विवाद का कारण बने तो फिर मैटर कोर्ट में जाएगा, तो फिर जेएसएससी की नियुक्ति बाधित हो सकती है। इस पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो जेएसएससी के कैंडिडेट्स हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी नियमावली बने संवैधानिक बने, ताकि उनका अमूल्य समय जो है अब बर्बाद ना हो, ठीक है। इस पर आप लोग भी ध्यान रखें। और रेनेसां आईएएस के चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं, चाहें तो आप पेड कोर्स में भी आ सकते हैं। जो भी इस वीडियो पर को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस बारे में जानकारी ज़रूर प्रदान करें। और पेड कोर्स से जुड़ने के लिए 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के क्लासेस चल रहे हैं
और CGL पेपर के नोट्स उपलब्ध हैं। IAS के क्लासेस, JPSC के क्लासेस समाप्त होने के बाद शीघ्र शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उस संदर्भ में सूचना प्रदान